से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस और सिनेरियो बेस्ड कुछ हद तक आज और उसका डिस्कस कर लेते हैं। जितने डाउट्स हैं या जिस तरह के और सिनेरियो पॉसिबली बनते हैं वो सारी चीज़ें। और उसके बाद कल से आपका जो गिटहब और जेनकिंस है ये दो पार्ट ऐड होगा। और ये जैसे कि मैंने पहले बताया था ये एडिशनल होगा आपके लिए। एडिशनल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बोल लो। फोकस आपका सेलेनियम जावा मैनुअल पोस्टमैन ऑटोमेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सारी चीज़ें जो है आपका क्या कहते हैं जेनकिंस और गिटहब ये एडिशनली मान के चलो। अगर ये आप ऐड कर दे रहे हो एक्सप्लेन कर ले रहे हो है ना, तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा रहेगा। एक इमेज जो है हमारा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो। तो अब क्या है कि कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और मैं आपके लिए लेके आया हूँ और उसके आधार पर फिर हम डिस्कस करेंगे। तो कोई मुझे एक बार हैंड रेस करे या कोई ये बताए आप अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या ऐड करोगे। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपको बताने की नौबत आई इंट्रोडक्शन पार्ट में तो उसमें आप क्या ऐड कर सकते हो। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ रहे होगे, मैं वो चीज पूछ रहा हूँ जो कि आप एक्चुअली एग्जीक्यूट करते हो डेली बेसिस पे, जो आपका टास्क होता है ना। कोई ट्राई करेगा इन शॉर्ट अगर कोई बता सके। हाँ बताओ भाई। फंक्शनल टेस्टिंग एक तो रोल एंड मतलब हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं। मेरे जो रोल्स है कंपनी के अंदर वो फंक्शनल टेस्टिंग हो गई, ऑटोमेशन विद सेलेनियम विद जावा हो गई। गौतम आप कुछ बताना चाह रहे हो। जी। गौतम हैंड रेस किया था आपने। नो सर अभी लॉगिन किया नहीं। कपिल आप कुछ बताना चाह रहे हो। हाँ सर, मैंने देखा था रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लेकिन कुछ फ्लो समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से बतानी है। देखो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे पूछेगा ना और आपने इस तरह से बताया कि फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं ऑटोमेशन करते हैं सेलेनियम जावा का थ्रू, तो इनकेस अगर वो डेप्थ में एक तरीके से जानना चाहेगा और आपका ये अगर आंसर रहा ना तो वो बिदक जाएगा, वो भड़क जाएगा। भड़कने का मतलब कि वो और फिर बाल की खाल निकालने लगेगा। तो स्टार्ट में जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना हुआ तो आप ऐसे समझना, मैंने एक दो बार और आपको बता रखा है। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट मिलता है किसके तरफ से, प्रोडक्ट ओनर बोल लो बिजनेस एनालिस्ट बोल लो, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट जैसे मिलता है हम उसको एनालाइज करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस समझते हो, गो थ्रू करना, अंडरस्टैंडिंग बनाना, है ना। उसके बारे में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, उसकी फंक्शनैलिटीज को इमेजिनेशन में बनाना कि अच्छा ये ऐसे कह रहा है इसमें चाहिए चाहिए इनको ये फंक्शनैलिटी क्या करने वाली है। इस हिसाब से पूरा सिनेरियो दिमाग में क्रिएट करना, एक मतलब प्रिंट तैयार करना अपने इमेजिनेशन टाइप। और इसका इसलिए भी जरूरी है कि आपको उसके अंडरस्टैंडिंग के आधार पे ही आगे के स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो उसके बाद आपने एनालिसिस कर लिया तो एनालिसिस के बाद आपका होता है टेस्ट केसेस लिखना, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। आप क्यों टेस्ट केस लिखोगे, आपको आपको टाइम सेव करना है। क्यों टाइम सेव करना है, डेवलपर डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा तब तक आप क्या करोगे, आपके पास क्या है करने को, खाली बैठा, खाली बैठना। क्यों, क्योंकि जब तक वो बिल्ड आपको नहीं दे देगा
आप क्या टेस्ट करोगे? आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास बस एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन किस चीज का? उसकी फंक्शनैलिटी का। वो इमेजिनेशन कैसे तैयार हुआ? आपने उसको एनालिसिस किया, एनालाइज किया। किसको एनालाइज किया? वो जो डॉक्यूमेंट शेयर किया गया आपके साथ और डेवलपर के साथ। इस हिसाब से एक एक चीजों को पकड़ के समझने की कोशिश करो, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट नहीं क्रिएट होगा, इजिली दिमाग में सब बैठ जाएगा। तो आप वो खाली क्यों बैठोगे? आप उसी टाइम पे टेस्ट केस लिखना चालू कर दोगे। टेस्ट केस किस आधार पे लिखोगे? जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई है? आपने एनालाइज किया, एनालिसिस किया है। किस चीज का एनालिसिस किया? उस डॉक्यूमेंट का जो शेयर किया गया था आपसे और डेवलपर से, दोनों से। डेवलपर एनालाइज करके, एनालिसिस करके कोडिंग लिखना चालू कर दिया, आपने एनालिसिस करके टेस्ट केस लिखने चालू कर दिया। जैसे टेस्ट केस कंप्लीट हुआ, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि डिड यू गेट योर टेस्ट केसेस रिव्यूड और नॉट? क्या आप अपना टेस्ट केस रिव्यू करवाते हैं या नहीं? क्या आंसर होना चाहिए? और रिव्यू का क्या मतलब हुआ? रिव्यू कर, जैसे मतलब क्रॉस चेक करवा दिया, जैसे पीयर रिव्यू करवा दिया अपने कलीग से, कोई और टेस्टर है राइट राइट उनसे करवा दी, उनसे करवा दिया, या फिर जो हमारा मैनेजर है वही कभी रिव्यू करके उसमें कुछ चेंजेस वो बताते हैं कि सजेस्ट करते हैं कि भाई ये चेंज कर दो उसमें। राइट राइट, यही चीज। रिव्यू का मतलब कि उसको क्रॉस चेक करवा लो, एक बार दिखवा लो। तो आप किसको दिखाओगे? जूनियर्स को तो अपने दिखाओगे नहीं भाई। आप तो एक्सपीरियंस बेसिस पे हो, 4 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का है, 4.5 साल का है ना? तो जो आपके अदर होंगे उससे जूनियर ही होने वाले। तो आपको बोलना है यस, समटाइम्स वी डू रिव्यू, we get our test case reviewed by our manager, but majorly it generally the review process is not there for, like, as we are already experienced and we are writing the test cases for a long period of time, so we have gotten much confident in writing the test cases, so there is no such requirement of review. बट आप बोल दो थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए, या फिर ऐसा घुमा के कि हाँ समटाइम्स रिव्यू इज बीइंग डन एज वेल डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। खत्म। तो ऐसा तो नहीं है कि रिव्यू वाला पार्ट राइट कर दिया तो आप घबरा गए, कहीं चर्चा ही नहीं हुआ है तो क्या होता है इसमें, क्या करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपने रिव्यू करवा लिया, टेस्ट केस आपके आ गए। अब टेस्ट केस आ गए तो हो गया, ठीक है, अब उसको रखो। अब हमें बिल्ड मिलेगा। बिल्ड के लिए आप बोलोगे, अगर आपको बिल्ड नहीं मिल रहा है एक गिवन टाइम पे, जो स्प्रिंट होता है ना, उस स्प्रिंट में डिफाइन होता है कि 4 दिन डेवलपर को चाहिए उसे एक फंक्शनैलिटी डेवलप करने के लिए, 5वें दिन आपको बिल्ड मिलेगा। उस 4 दिन तक आप तब तक के काम करो, डॉक्यूमेंट जो आपको शेयर हुआ है उसे गो थ्रू करो और टेस्ट केस लिखना चालू करो जितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये कर लो। तो आपने 4 दिन तो 4 दिन तो आपने कर लिया, 5वें दिन आपको बिल्ड नहीं मिला, तो आप प्रोएक्टिवली बिल्ड बोल सकते हो कि भैया हमें बिल्ड चाहिए, हमें बिल्ड दो, हमें टेस्ट करना है। हमें नहीं मतलब है आपका डेवलपमेंट कहाँ है कहाँ नहीं है, आप हमें दीजिए, हमें बिल्ड चाहिए। और डेवलपर मना कर दे, बहस कर, तो सीधे जाके सीनियर से बोलो कि सर हमें बिल्ड नहीं मिल रहा है, हमें अभी तक बिल्ड नहीं आया, तो हम बताइए टेस्टिंग कैसे करेंगे। क्यों आपको सर पे चढ़ के रखना है? क्यों क्यों जानते हैं आप क्यों? क्योंकि उन्हें कोई लेना देना नहीं है किसी को भी आपके काम से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ऐसे समझो कि डेवलपर से आप बोलने के बिल्ड कहाँ है भाई, आज से मेरी टेस्टिंग स्टार्ट है। डेवलपर बोला भैया अभी टाइम लगेगा, अभी बिल्ड नहीं है हमारे पास, अब बैठे जाके। तो आप बोलोगे भाई कि भैया अगर आप हमें बिल लेट देंगे तो हम टेस्ट कब करेंगे, हम रिपोर्ट कब सबमिट करेंगे, कल को हमसे पूछेंगे कि भैया टेस्टिंग काहे नहीं हुई टाइम से, तब मैं क्या बोलूंगा कि बिल नहीं मिला था। ऐसा बहुत होता है सारी खेल। तो उसमें क्या करना है कि सीधे डेवलपर अगर मना कर दे तो सीधे जाके सीनियर को कंसर्न कर दो कि सर अभी हमें बिल्ड नहीं मिला है, आज से हमारी टेस्टिंग की डेट स्टार्ट थी, हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, हमें फिनिश करना है मंडे तक फिनिश करना है, ट्यूसडे तक फिनिश करके हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है, हमें सारे जो भी इश्यूज आए हैं, जो भी बग हैं, सब लॉक करना है गिटहब में। तो वो फिर फटाफट एक्शन लेंगे डेवलपर पे, एकदम मतलब प्रेशराइज करेंगे क्या चल रहा है, क्यों नहीं दे रहे हो, टेस्टिंग पूरा काम पे नहीं पड़ा, आप लोग को कितना समय चाहिए, कैसे काम करो, ये वो। एटलीस्ट आप सेफ जोन हो जाओगे।
क्यों? क्योंकि आपने बता दिया ऊपर, आपका काम अब हैम्पर नहीं होगा। अगर डेवलपर 5वें दिन बिल्ड दे देगा डांट सुनने गाली खाने के बाद, तो ठीक है आप स्टार्ट कर दें, नहीं दिया तो आपको क्या है, आप तो रिलैक्स बैठो। क्यों? क्योंकि आपने तो भी अब कन्वे कर दिया कि डेवलपर हमें बिल्ड नहीं दे रहे, है ना? तो ये हो गया। तो अब आपको बिल्ड मिला, ये बिल्ड ना मिलने का कंडीशन में मैं बता रहा था कि आपको कैसे उसको टैकल करना है। और इन केस आप इंटरव्यू के सामने भी ये सब पॉइंट्स रख सकते हो, अगर आपको कुछ और ना मिल रहा हो तो, और आपको लगे कि हाँ ये सब बताना सही रहेगा, तो आप ऐड कर देना। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि बिल्ड मिल गया, आप उसको सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए, इश्यूज आए, इश्यूज नोट किए, लॉग किए, डेवलपर को बता दिया, उन्होंने फिक्स कर दिया, आपने फिर से टेस्ट किया, सब सही चलने लगा, आपने साइन ऑफ दे दिया। साइन ऑफ कैसे देते हैं पता है किसी को? नहीं सर, एक बार बता दीजिए। आई गेस मेल के थ्रू। हाँ मेल के थ्रू कह सकते हो, बट जो टिकट होता है ना, टिकट वाला कल क्लियर है? टिकट हाँ। क्लोज की जाती है क्या? कोई भी इश्यूज हाँ, अगर रेज करते हैं जैसे, तो वो टिकट क्लोज की जाती है एट द लास्ट। तो जो टिकट क्लोज करना है वो वही साइन ऑफ हो गया। टिकट क्लोज कैसे करते हो? उसी टिकट में आप कमेंट में ऐड कर देते हो, कमेंट में यस। ऐड कर देते हो, वहां पे पूरा एक सेंटेंस लिख के अच्छे से कि दिस फंक्शनैलिटी हैज बीन टेस्टेड सक्सेसफुली ऑन ब्राउजर, एप्लीकेशन वर्जन, बिल्ड नंबर, वो सब डाल के जो जो आपको मिला हो, और डेट तो ऑलरेडी उसमें मेंशन होगा, बट आप एडिशनली लिख दो, और उसके बाद फिर वहां पे आप उसको क्लोज कर सकते हो। और जैसे क्लोज होगा समझो कि आपने साइन अप दे दिया, मतलब वो इश्यू रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ तक तो आप समझ गए, आपने ये सब मतलब स्प्रिंट का पीरियड का, स्प्रिंट के अंदर की चल रही चीजें। अब इसी में कुछ चीजें नहीं हो पाई, तो वो स्प्रिंट बैकलॉग हो गई, वो अगले स्प्रिंट में कवर होगी। जैसे क्या नहीं हो पाया? अब जरूरी तो है नहीं कि आपने जो बग निकाला वो डेवलपर को दिया, डेवलपर तुरंत फिक्स करके दे दिया, नहीं। कभी कभी टाइम लग जाता है, कभी कभी भैया एक दिन में आप सोचे रहोगे कि एक दिन में मुझे दे देगा वापस करके डेवलपर, बट उसको 4 दिन लग गए। तो 4 दिन कहाँ से कवर करेगा? वो अगले स्प्रिंट में, वही स्प्रिंट बैकलॉग हो जाती है। फिर अब आपको अगले स्प्रिंट में वो देगा, तो आप फिर से टेस्ट कर रहे हो, तो आपका भी एक बैकलॉग हो गया कि भाई टेस्टिंग बैकलॉग थी। समझ गए बैकलॉग कैसे एक स्प्रिंट से दूसरे स्प्रिंट में जाता है, किस फ्लो में, किस प्रोसेस में? आइडिया लगा कुछ? हाँ भैया। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये हो गया। अब जो ऑटोमेशन का पार्ट आता है, ऑटोमेशन में तभी स्टार्ट करते हो जब आप उस फंक्शनैलिटी को टेस्ट किए हो, या कोई टीम में टेस्ट किया हो मैनुअली, वो सही चल रहा हो और उसमें कोई चेंजेस ना हो, तब उसकी आप स्क्रिप्ट लिखोगे। स्क्रिप्ट किसकी लिखते हो? स्क्रिप्ट कैसे लिखते हो? किस बेसिस पे लिखते हो? स्क्रिप्ट किस चीज का तैयार करते हो? पॉजिटिव टेस्ट केसेस, टेस्ट टेस्ट केसेस में कौन से पॉजिटिव 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 लेते हो? बढ़िया। और बाकी जो अदर रहते हैं, या फिर जो ऐसे टेस्ट केस के स्टेप जो ऑटोमेट ना हो सके, उसे आप हटा देते हो। कौन कौन सी चीजों को ऑटोमेट अभी तक आप नहीं कर पाओगे? विंडो बेस, विंडो बेस कैप्चा, टॉपिक हो गया। कैप्चा, बारकोड, ओटीपी सबमिशन, और तो ये मेरी बेस टेस्टिंग होती है। ये काफी है, इतना तो ये चीजें ऐड कर दोगे तो अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीजें ऑटोमेट नहीं हो सकती, तो हम उस टेस्ट केस में ना देख लेंगे, क्या कर लेंगे, देख लेंगे वो कि कौन सा स्टेप हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इस हिसाब से फिर अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब आपसे ये पूछेगा इन केस कि आप कितना स्क्रिप्ट तैयार कर चुके हो, या कितने टेस्ट केस ऑटोमेट कर चुके हो अपने पिछले प्रोजेक्ट में? क्या आंसर होना चाहिए? कितने स्क्रिप्ट आपने लिख लिए, कितना टेस्ट केस ऑटोमेट हो चुका है? क्या आंसर होना चाहिए? इन जनरल अगर बताना हुआ तो 50 से 100 के बीच में, 100 से 200, 200 के ऊपर, या 50 से कम? कोई बताना चाहेगा?
आपसे अगर पूछे कि कितने टेस्ट केस ऑटोमेट कर चुके हो या कितनी स्क्रिप्ट आपने तैयार की है, क्या आप अपने फ्रेमवर्क पे अकेले काम कर रहे हो, क्या आपने फ्रेमवर्क अकेले बनाया है, ये सारी चीजें, तो इसका भी आपके पास पोलाइट आंसर रेडी होना चाहिए। टेस्ट स्क्रिप्ट या टेस्ट केस कितने कर चुके ऑटोमेट, तो उसको बोल दो अराउंड 60 to 70 रख दो, कि 50 to 60 रख दो। Yes, there are 53 test cases I have automated in this project alone, मतलब आप अकेले इंडिविजुअली, है ना। और 50 आप ऐसे बता दिए टेस्ट केस। तो इनकेस अगर वो पूछ ले रैंडम कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, तो एग्जीक्यूशन टाइम आपको क्या बताना होगा, ऑलमोस्ट ये बता दो कि लाइक 3 hours ऑन एन एवरेज इट जनरली टेक्स, बट sometimes if test cases start failing, so then it exceed that time as well। मतलब इन जनरल ये टेस्ट केस हमारे टाइम 3 घंटे का टाइम में ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं अराउंड, और रिपोर्ट आ जाती है। इन केस अगर कोई टेस्ट केस लगे फेल होने किसी एक पॉइंट पे, तो फेलियर के केस में फिर ये टाइम एक्सीड कर जाता है, 4 से 5 घंटे भी ले लेता है। और आपका जो ऑटोमेशन का रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट कितना आता है, या कितना पे है कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा मान के हम आगे बढ़ सकते हैं, या ऑटोमेशन आपका 100% रिजल्ट आना चाहिए तभी अच्छा माना जाता है। तो इसका आंसर है कि ऑटोमेशन का जो रिजल्ट आता है एबव 95% रहता है, तो हम लोग एज पर एक्सपेक्टेड मानते हैं, और ये सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट जनरेट है। सेटिस्फैक्ट्री मतलब हाँ, ऑटोमेशन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मतलब पास आए हैं। 95% एबव रिजल्ट रहता है, मतलब 95% टेस्ट केस अगर पास हो रहे हैं, तो आपका ऑटोमेशन जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है वो बढ़िया चल रही है। समझ रहे हो। इस हिसाब से हमेशा 100% कभी नहीं आता, आता है रेयर केसेस में आता है। अगर आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप 95% से एबव भी एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट किया जा सकता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। समझ गए कि आपकी रिपोर्ट 95 के एबव रहती है। 95% के एबव का मतलब ये कि 95% टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये उसका हो गया। अगला क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड, ठीक है। इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है हर एक चीजें, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूँ सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी पॉइंट छोड़ना मत। दूसरी चीज, आपसे कोई कोई इंटरव्यू पूछ लेता है कि आप जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, कौन सा डेटाबेस उसका है, क्या कैसा है। आपको पता हो तो बताओ, नहीं पता हो तो सिंपल बोल दो कि आई एम नॉट अवेयर ऑन दीज पार्ट्स, वी आर गिवन द बिल्ड्स and we are about to automate those particular steps mentioned in the test cases on the given build। जो हमें बिल्ड मिला है हम बस उसको ऑटोमेट करते हैं, उसमें जो भी स्टेप्स होते हैं। और इसको ऑटोमेशन के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा लैंग्वेज में वो एप्लीकेशन बना है। सिंपली हम डॉम में जाते हैं, डॉम से देखते हैं, सारा इंस्पेक्ट करते हैं एक एक एलिमेंट को, और अपना सेलेनियम विद जावा अपना फ्रेमवर्क हम ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं, उसी से हम ऑटोमेट कर देते हैं। और वो इसमें और आपको उसमें फंसाना चाहेगा या छेड़ना चाहेगा कि यू आर नॉट अवेयर ऑन दिस पार्ट्स विच लैंग्वेज, सिंपली बोलोगे सर वी आर नॉट अवेयर इन दिस पार्ट बिकॉज वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर डिजाइनिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और डेवलपर को भी ये नहीं पता है कि हम टेस्टिंग में क्या लैंग्वेज यूज करें, क्या फ्रेमवर्क यूज करें, तो उन्हें भी कुछ नहीं पता हमारे टेस्टिंग के बारे में। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या लैंग्वेज यूज किए, उनके काम की चीजें हैं, उनके पर्सपेक्टिव की बातें हैं, टेस्टिंग वाली हमारे। तो और ऐसे भी बोल सकते पोलाइटली कि वी हैव नॉट गोटन मच चांस टू एक्सप्लोर द एप्लीकेशन अप टू दिस मच बिकॉज वी आर ऑलरेडी engaged or involved in the testing to a deeper level so that we can fulfill our job, our responsibility। समझ रहे हो। इस हिसाब से आपको आंसर देना है। क्लियर हो रही हैं चीजें थोड़ी बहुत। हाँ भैया। यस सर। हाँ, ध्यान से समझो और एकदम चीजों को एक एक समझते हुए देखते हुए चलोगे, सुनते हुए चलोगे, तो बड़े आराम से आगे चल के। हाँ कपिल कुछ कह रहे हो। नो Okay, ठीक है, तो ये आपका हो गया। और कुछ क्वेश्चंस आपके जावा से होते हैं, जावा वाले जैसे कि आपसे पूछ लेते हैं नॉर्मली
कंस्ट्रक्ट ओप्स कॉन्सेप्ट। और हाँ, एक और चीज है, एक एक मिनट देना गाइस, मैं भी आ रहा, एक सेकंड। हाँ, चलो कंटिन्यू करते हैं। और एक और आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो आपका वो पूछना उनका कि उप्स कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कैसे किए हो, अपने प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ किए हो, वो आप एक्सप्लेन करो। कोई बता सकेगा? कोई ट्राई करना चाहेगा उप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड? हाँ बताओ भाई। जैसे हमने इंटरफेस बनाए थे कॉमन यूटिलिटी में, वो हाँ, उसका पार्ट है। और क्या नहीं, कहते मुझे हैं, ऐसे बताओ कि मैंने कराया है तो ऐसा याद दिला दिया। आप इंटरव्यूअर को कैसे बताओगे, इस हिसाब से आप एक्सप्लेन करो। वेट यूटिलिटी हम जब यूज करते हैं, वेट के अंदर हम क्रिएट करते हैं, इंटरफेस क्रिएट करते हैं कॉमन यूटिलिटी में, देन वी इम्प्लीमेंट इन बेस लाइब्रेरी। हाँ, और बेस लाइब्रेरी और कोई ट्राई करना चाहेगा? वे इनहेरिटेंस होता है, एनकैप्सुलेशन। हाँ, हुआ है, कैसे की वो कैसे बताओगे यार, वो तो जरूरी है, एक बार मैं बता भी चुका हूँ आप लोग को। ऐसा मत करो भाई। यही सेम मैं अभी एक इंटरव्यू दिया था, उसने पूछा था मेरे से कि आप कैसे मतलब इस कॉन्सेप्ट को करते हैं। तो एक तो मैंने उसको बोला था इन हाँ, एनकैप्सुलेशन वाला, कि हम क्या- प्राइवेट डिफाइन करके फिर उसको कॉल करते हैं इंटरफेस से। तो और एक एक ही एग्जांपल दे रहा भैया। बहुत बढ़िया काम किए हो भाई। मैं बता रखा हूँ, उसके बाद भी एक एग्जाम्पल बता रहे हो। ये बहुत बहादुरी का काम किए हो। ये कोई बात होता है? बाकी तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। क्या पढ़ रहे हो यार, कैसे पढ़ रहे हो आप लोग? अब कैसे कोई पढ़ाए ये तो बताओ। बच्चे हो क्या छोटे? मार पीट पड़ेगी तब तुम्हें समझ आएगी, क्या कर रहे हो? ये बहुत मेजर सवाल है यार। पहला चीज उप्स कॉन्सेप्ट कहाँ इम्प्लीमेंट किया, और इससे पहले आता है अपने फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करो। पहले गारंटी के साथ दे रहा हूँ यार, 10-12 लोग जो जुड़े हो उसमें से एक दो को छोड़ के कोई बता ही नहीं पाएगा। क्या कर रहे हो? ये सब इम्पोर्टेंट उनके टिप्स पे होते हैं। आप लोग ये क्यों सोच रहे हो यार कि आपको ऐसा, मतलब ऐसे जादू की छड़ी चलेगी, आपको बोलना कुछ नहीं पड़ेगा। आपको ऐसे देख के कि अरे आप आए हैं, आप जॉब चाहिए था, अरे 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 आइए आइए आइए। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप क्या जरूरत है इंटरव्यू की? आइए चलिए कर काम करिए, काम करिए, ये लीजिए लैपटॉप। हाँ, ये खुला हुआ है, इसको लॉग इन कर दिया हमने, बस आप काम कर दीजिए। भाई इतने भी तो अच्छे नहीं हो।
बोल ही नहीं रहे हो यार, बोल ही नहीं पा रहे हो, पढ़ ही नहीं पा रहे हो। फॉर्मेलिटी पूरी करवा रहे हो क्या? पैसे दे दियो 15,000 ट्यूशन के, भैया हम तो पढ़ेंगे पूरा, हमको पढ़ाओ, बाकी हम क्या करेंगे, हमसे मतलब मत रखो, आप अपनी ड्यूटी करके जाओ। कौन सी भाषा में आप लोग को बोला जाए? कहाँ अटक रहे हो? क्या दिक्कत आ रही? कौन हाथ पैर बांध दे रहा है यार? इंट्रोडक्शन, फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करो। फ्रेमवर्क स्क्रैच से बनाया है कि नहीं? अगर बनाया है तो क्या क्या स्टेप्स लिए थे आपने? आपको मैं खाली लैपटॉप पकड़ा दूं, उसमें क्या सेटअप करोगे? ओप्स कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट किए हो? कौन सा डिजाइन पैटर्न डाला हुआ है? आपकी स्क्रिप्ट कैसे रहती है? यही सब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है मेरे भाई। इसकी क्या मैं कोडिंग करवाऊं या फिर पेन कॉपी पे लिखवाऊं, एक एक लेटर टाइप करके आप उसको याद करो? कैसे करोगे? कुछ सोचा है आप लोगों ने? ऐसे कैसे चलेगा? चलो ठीक है। आ, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है यार, आपको जैसा ठीक लगे आप लोग करो। आप लोग बहुत ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड, मतलब वर्ड्स ही नहीं यार। ठीक है, जो सही लगे आप लोग, वैसे ही पंडित आदमी हो, विद्वान आदमी हो। आप लोग को क्या राय मशवरा सलाह कोई दे, क्या आपको रास्ता बताए? क्या कह रहे हो भाई ब्रजेश? ना सर कुछ कुछ नहीं। हाँ? अच्छा, गलती से हाथ उठ गया, ठीक है। ओप्स कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। ओप्स कॉन्सेप्ट में आपके मेनली इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस, ये कह लो। ठीक है। इनकैप्सुलेशन, एट फाइंड बाई वाले को आप पकड़ सकते हो। उसमें बोलो कि आप लोकेटर्स को स्टोर कर रहे हो एट फाइंड बाय नोटेशन में, और फिर प्राइवेट डिक्लेयर कर रहे हो एक्सेस मॉडिफायर के साथ, और वहाँ पे वेब एलिमेंट टाइप ले रहे हो और वेरिएबल का नाम दे रहे हो। तो इस हिसाब से हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन का एक तरह का टाइप हम क्या बोल सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट कर रखे हैं इस तरीके से। ये हो गया पहला। दूसरा, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होगा, आपने कॉमन कोड जो आपको पता है कि कई जगह यूज कर सकते हैं, कई क्लासेस में, अलग अलग जगहों पे, उसको मैं ना एक क्लास में से अलग अलग कॉमन क्लासेस में रख रहा हूँ, और उसको फिर बेस लाइब्रेरी में जो कोड है उस वहां से कॉल कर रहा हूँ, और फिर उस बेस लाइब्रेरी को हर जगह इनहेरिट करा रखा हूँ। क्यों? क्योंकि उस बेस लाइब्रेरी में जो कोड पड़े वो मुझे यूज करने हैं, और हर क्लास से यूज करने मैक्सिममली। तो सारे कॉमन कोड मैं कहाँ रखा हूँ? बेस लाइब्रेरी में। ठीक है। तो उस बेस लाइब्रेरी में रखने का फायदा क्या हुआ कि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर कपिल कुछ कह रहे हो? हाँ सर, जो हम वेरिएबल्स जो हम प्राइवेट कर रहे थे वेब एलिमेंट, हेलो, हाँ हाँ। तो सर इसमें इनकैप्सुलेशन में तो ये है कि वो सेम क्लास में एक्सेस हो सकते हैं, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते। फिर गेटर सेटर का यूज करता है, ऐसी तो है सर इसमें। आप इस तरह से बता सकते हो, इनकैप्सुलेशन हम यूज किए हैं इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है। इनकैप्सुलेशन का एक डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन ये कहता है, डेटा और कोड एक्टिंग ऑन डेटा दोनों को एक यूनिट में रैप कर दे। तो वहां पे वो रैप हो रहा है, मेथड फाइंड बाय करके वेब एलिमेंट रख रहे हो, और उसको जो अलग लाइन में प्राइवेट करके डिफाइन कर वेरिएबल, वो वेरिएबल से लिंक कर रहा है उस value। तो ये हाँ सर, जब आपने वो प्राइवेट करा था वेब एलिमेंट को, तो वहाँ प्राइवेट तो था, लेकिन इनकैप्सुलेशन कैसे चल रहा था सर? क्योंकि गेटर सेटर तो यूज ही ना हो रहा था सर। डेफिनेशन में कह रहा हूँ कपिल, डेफिनेशन क्या है आपका? गेटर सेटर उसमें डेफिनेशन में आता है। नहीं सर, रैपिंग होते हैं कोड।
उसी के आधार पे आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक तरह से कहा जा सकता है, आप बोल सकते हो कि ये एक तरह का इनकैप्सुलेशन हमने इम्प्लीमेंट किया है अपने प्रोजेक्ट में। कैसे भाई? एट दैट फाइंड करके स्टोर किया, और सेकंड लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन उसको मैं एट द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर करके टाइप वेरिएबल डिफाइन करके उसका एक वेरिएबल नेम ले लेता हूँ। और इस बिहाफ पे आपके 10 में से 10 इंटरव्यूअर में से 9 सेटिस्फाइड, 8 सेटिस्फाइड हो जाएंगे, 1-2 थोड़ा परेशान करेंगे, तो 1-2 को छोड़ो, उन दिनों से मुझे कुछ लेना नहीं। ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी डेफिनेशन होती है। 7 to 8 इंटरव्यूअर आपके इजिली सेटिस्फाइड हो जाएंगे इतने से, और होते भी। ये हो गया वो। इनहेरिटेंस आपको मैंने बता दी, कॉमन कोड आपने बेस लेवल में रखा है, वही इजिली आप एक्सेस कर सको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से, वहां पे इनहेरिटेंस आपने इम्प्लीमेंट किया। आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में देखो मेथड ओवरलोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करते हो ना, वो एक ओवरलोडिंग का इनबिल्ट ओवरलोडिंग मेथड का एग्जांपल है। कैसे? क्यों? क्योंकि उसमें जब जिस टाइप का एक्स पाथ, जिस टाइप का लोकेटर नेम पास करते हो, उसी टाइप के मेथड को कॉल करता है। ठीक है। दूसरा आपका जो वेट यूटिलिटी, वेट यूज किए होगे, इम्प्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट वेट में भी आपको जो यूनिट डिफाइन करते हो ना, सेकंड्स लेना है कि मिनट लेना है, तो जो टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट भेज रहे हो, उसी से वो उस टाइप के मेथड को कॉल कर लेता है। मेथड ओवरराइडिंग का आपने इंटरफेस बना रखा है, इंटरफेस में क्या कर रहे हो, मेथड क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डिफाइन कर रहे हो, और बेस क्लास में उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। जैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, वही मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। वहां पे क्या कर दिया आपने, बॉडी प्रोवाइड कर दी, मेथड का नाम सेम रखा, पैरामीटर सेम रखा। ठीक है, इसी पे इंटरफेस भी हो गया। हाँ, इंटरफेस भी हो। तो इस तरीके से इंटरफेस कह लो, और क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, ये सारे हो गए। और एक आपका एब्स्ट्रैक्शन है, वो थोड़ा R&D करना, देखना क्या मिलता है। इतना आप अगर ऐड कर दिए तो वेल एंड गुड है, आपको वो आगे बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा और ज्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा, ना ही ये पूछेगा क्या हुआ, कैसे किया, दिखाओ मेरे को करके क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं। एब्स्ट्रैक्शन अगर आपके पास नहीं स्ट्राइक कर रहा है, सिंपली बोल दो कि आई भैया डोंट। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? हाँ भैया, एब्स्ट्रैक्शन में ये बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन सिंपली मींस हाइडिंग ऑफ इंटरनल डिटेल्स, जिसमें हम टेस्ट पेजेस में सारा इम्प्लीमेंटेशन करके रखते हैं, और फिर एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है जिसमें टेस्ट पेजेस में हम सब कुछ डाला हुआ है हमने हाइड का इंटरनल। मतलब, हाइड कैसे करते हो? एब्स्ट्रैक्शन मतलब कॉन्सेप्ट वो उसमें नहीं है ना, वो पेज क्लासेस में हमने सारा डाला हुआ है डिटेल, और वो जब हम उसको एग्जीक्यूट करें तो वहां पर उसका जो इंटरनल डिटेल है वो शो नहीं कर रहा है, लोकेटर्स और जो मेथड हमने लिखे हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन मतलब शो ना करे। एब्स्ट्रैक्शन का इसका कोई मतलब नहीं है कि उस क्लास के इनकम्प्लीट मेथड्स और कंप्लीट मेथड्स, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना डेफिनेशन का। बस वो शो ना करे, जो चीजें शो ना कर पाए वो सब एब्स्ट्रैक्शन है आपके हिसाब से। हाँ, एब्स्ट्रैक्शन सिंपली मींस मतलब हाइडिंग ऑफ इंटरनल डिटेल्स, ऐसा मैंने मतलब एक नोट तैयार करा था। आपके फ्रेमवर्क में एक क्लास में जो कुछ इंप्लीमेंट किया है, टेस्ट क्लास में कॉल कर रहे हो, तो टेस्ट क्लास को, वो क्लास को कुछ नहीं दिख रहा है, तो जो भी क्लास है वो सब एब्स्ट्रैक्शन हो गया, राइट? हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, मैं सब पूछ रहा हूँ कि मतलब ये अप्लाई कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए। ऐसा मत करना, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूजन। ओके ओके। हाँ, ऐसे नहीं करना। ऐसे मतलब देखो क्या होता है ना कि हाइड तो ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर दें और यूजर को बस उसकी फंक्शनैलिटी दिखे, तो इनकेस प्रैक्टिकली आप अपने फ्रेमवर्क में कैसे बता पाओगे कौन सी जगह पे हाइड कैसे करा रहे हो? मेथड है, आपको ये पता है एब्स्ट्रैक्शन में मेथड्स अगर प्रैक्टिकली क्या होता है उसका एग्जांपल देखोगे, तो उसको मेथड्स में क्या होते हैं, उसके क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं कंप्लीट डिफाइन रहते हैं, इनकम्प्लीट भी रहते हैं। इनकम्प्लीट वाले को आप अदर क्लास में इम्प्लीमेंट करा देते हो और फिर अपनी नई लॉजिक देते हो नई बॉडी के साथ। तो ऐसा कुछ अगर आप कहीं अपने फ्रेमवर्क में कर रहे होगे तो वो चीज एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, और बाकी इस हिसाब से बताओगे तो वही मोर देन इनफ होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। एक और आता है आपके पास सिनेरियो, लिसनर इंटरफेस, या फिर आपसे पूछ लेता है कि कितने इंटरफेस को आपने इंप्लीमेंट किया है अपने फ्रेमवर्क में, तो कितने इंटरफेस का नाम बता सकते हो? इंटरफेस आपने कौन कौन से इनबिल्ट इंटरफेसेस यूज किए हैं अपने फ्रेमवर्क में, अगर उसका नाम बताने की नौबत आई
तो कौन कौन सा बता सकते हो? दो तो बता ही दो कम से कम। सर लिसनर ही है। सर एक ड्राइवर, एक लिसनर हो गया, दूसरा वेब ड्राइवर भी तो सर। ड्राइवर भी है, और एक स्क्रीनशॉट एज पढ़ा था किसी ने, टेक स्क्रीनशॉट हाँ 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 ठीक। हाँ सर हाँ। यस क्या है वो? उसकी भी तो टाइप कास्टिंग करते हैं। एग्जीक्यूटर पढ़ा था आपने? हाँ भैया मैं देखा था उसका। हाँ, वो भी इंटरफेस है, उसको भी आप बोल सकते हो। उसकी भी टाइप कास्टिंग करते हो, ड्राइवर में कन्वर्ट करते हो, ड्राइवर के टाइप में। अभी अप कास्टिंग है कि डाउन कास्टिंग, ये तो नहीं पता श्योर हूँ यार, ना इतना कोई पूछता भी है, ना इतना कोई पूछेगा कि कौन सी कास्टिंग की हो। ठीक है, तो चीजें कुछ क्लियर हुई। बहुत बारीक से चीजों को तैयार करो यार, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है आप करने को, अगर आप चाहो तो यार बहुत थोड़ा थोड़ा सा चीजें आपके पास है करने को, फोकस करके कर लो। कल से आपका गिट चलेगा और जेनकिंस, होपफुली मुझे लग रहा है 2-3 दिन में, दो दो तीन तीन क्लास मैक्स लगेगी, खत्म हो जाएगी। फिर आपको स्टार्ट कर देना है अपना दौड़, बाकी जो चीजें रहेंगी आपकी, जो भी कवर होना होगा या फिर जरूरत के हिसाब से देखा जाएगा तो ऐड कराता जाया जाएगा। ठीक है, तो आप इस आधार पे, ऐसा तो नहीं ना कि आपकी क्लास इनफाइनाइट चलने वाली है। अगस्त दिसंबर का आपका बैच है, अगस्त आ गया, 8 महीने बीत गए, है ना? एक्टिव हो जाओ प्लीज यार, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। और डाउट हो पूछो, देखो, बात करो, आओ ऑफिस, मिलो, बैठो, देखो, चीजों को समझो, जॉब लो, आगे बढ़ो, बस इतना ही कह सकता हूँ यार। किसी कुछ और भैया डिस्कस करना, पूछना है? हाँ बताओ यार। भैया जब हम आपने बताया स्टार्टिंग में हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, जो डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो डॉक्यूमेंट मिलता है हमें, तो भैया हम उसमें आपने बताया था कि हम टेस्ट केस लिखते हैं, वो यूज केस के ऊपर लिखते हैं ना, यूज केस मिलते हैं हमको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, वन यूज केस, लाइनर। हाँ कह सकते हो यूज केसेस। क्योंकि सर जो उसमें है ना, मिलती है लिखते हो, हाँ क्या कह रहे हो? यूज केस के बेस पे लिखते हैं, हाँ हाँ टेस्ट ठीक केस है। क्रिएट करते हैं हम। हाँ तो ये पूछ रहे हैं। ओके, कपिल कुछ कह रहे हो? वही क्वेश्चन था सर जो पूछा मैं, यूजर स्टोरी और उसका। अच्छा, यूजर स्टोरी और टिकट, हाँ टिकट का एक ना, देखो क्या होता है, टिकट में ही आपकी यूजर स्टोरी अटैच होती है। एक्चुअली यूजर स्टोरी ही होती है जो आपको असाइन होती है, आपको असाइन किया जाता है। बट यूजर स्टोरी को आपको पहचानोगे कैसे, पता कैसे चलेगा? एक उसका नंबर डिफाइन हो जाता है, टोकन समझ लो। तो उसका एक नंबर डिफाइन हो जाता है, तो नंबर से आप इजिली जाके सर्च कर सकते हो, आपको नंबर इजिली याद भी रहेगा। तो सर तो है सेम चीज, नाम अलग है बस इनका। नाम अलग अलग है, जैसे कि यार देखो, स्कूल होता है, स्कूल में लड़कों का नाम होता है, उनकी एक आईडी होती है, रोल नंबर, नाम भी है, रोल नंबर भी लेके घूम रहे हैं। जानते तो आप नाम से भी, बट बोला कि इसमें ज्यादा रोल नंबर। रोल नंबर मतलब क्या होता है, उन्हीं को डिफाइन कर रहा है कि भैया ये है कपिल, इनका रोल नंबर 36 है, 36 रोल नंबर कपिल है भैया। तो वही टिकट नंबर हो गया। टिकट नंबर मान लो 410 है, 410 क्या है कि यूजर स्टोरी का नंबर है। 410 ओपन करोगे, 410 लॉन्च क्लिक करोगे, वहां पे नंबर की पूरी लिस्ट खुलेगी, तो उसी में फिर वो यूजर स्टोरी उससे रिलेटेड खुल जाएगा। तो आपको टिकट बस उसी को बता रहा है कि भाई ये यूजर स्टोरी का ये टिकट है, खत्म। टिकट एक नंबर होता है, जैसे रोल नंबर आपके स्कूल में नाम के आगे होता है, बस वही है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और उस टिकट में उस नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं होता है, नंबर को ही टिकट बोल रहे हैं, और उसी नंबर से असाइन करते हैं। मतलब ये पता होता है कि ये इसका नंबर है या ये इसका टिकट है, वो ज्यादा इजिली कन्वे हो पाता है ना? ठीक है। ठीक है। भैया जैसे बग मिलती है तो उसी नंबर से बग रेस करते हैं, टिकट रेस करते हैं। बग रेज करते हो ना, तो न्यू इश्यू जाता है, वो नया टिकट बन जाता है, जैसे सबमिट करोगे एक नया नंबर उसका जनरेट हो जाएगा अपने आप ही। हाँ ओके ओके। वो नंबर फिर आप डेवलपर को दे दोगे कि भैया ये देखो, ये नंबर बना हुआ है, इस मतलब वो एक टिकट बन गई। अच्छा बग रेस के लिए अलग होता है, हाँ, वो तो नया बनेगा। बग रेज मतलब क्या हुआ, न्यू इश्यू में जाओगे, क्रिएट इश्यू यस करोगे, और क्रिएट यस इश्यू जैसे करोगे, सबमिट करोगे, एक नया टिकट बन जाएगा, नया नया टिकट। मिल जाएगा। ओके। ठीक है।
ठीक है सर। ठीक है, और किसी कोई डाउट? चलो फिर तैयार करो चीजों को यार, अब बहुत ज्यादा डिले मत करो, बाकी मिलते हैं फिर। चलो बाय गाइस।